वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने टर्सरी एक्टिविटीज़ को शुरू किया था और टर्सरी एक्टिविटीज़ को हमने सर्विसेज से जोड़ा था और हमने उसमें टर्सरी एक्टिविटीज़ को बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में क्या किया था, कैटेगराइज किया था, लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। और इसके लिए हमने ब्रीफ में एक कोड यूज़ किया था TTCS। और प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को इन डिटेल किया था, जिसमें होलसेल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, टर्सरी एक्टिविटी में सर्विसेज कैसे प्रोडक्शन और एक्सचेंजेस को इन्वॉल्व करता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, चेन स्टोर, अर्बन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। आज की वीडियो पे बात शुरू करने के पहले टर्सरी एक्टिविटीज़ के जो वेरियस पार्ट्स हैं उस पर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डिस्कशन रखना चाहेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, टर्सरी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में भी कनेक्शन दिखता है। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स सेलिंग की बात करें, बाइंग की बात करें, जो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में एक प्रकार का रिलेशन दिखता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विदाउट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। और कम्युनिकेशन की बात करें तो वहां पे भी हमें बेसिक लेवल की, एडवांस लेवल की सर्विसेज देखने के लिए मिलती है। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सर्विसिंग देते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें हम उसे भी सर्विस से जोड़ सकते हैं। सर्विसेज की बात करें इसे भी हम यहाँ पे कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्सरी एक्टिविटीज़ को हम अपने स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग करने में ईजी हो, इसके लिए हमने उसे छोटे छोटे पार्ट में बेशक डिवाइड किया है, लेकिन इनके बीच में भी एक क्लोज इंटर रिलेशन या क्लोज इंटरलिंकिंग हमें दिखता है। सो आप स्टडी करते हुए और वीडियो को देखते हुए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सो आज जो हमें टॉपिक शुरू करना है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में बात शुरू करने के पहले सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट एक सर्विस होती है। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पर्सन्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड प्रॉपर्टी आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। पर्सन की बात करें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, जिसे फिजिकली हम एक जगह से दूसरी जगह या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में क्या करते हैं, भेजते हैं, हम इसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है क्रिएटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार अपने सारे सामान के साथ शिफ्ट करना ताकि मेरा ट्रांसफर हो गया दूसरे केवी में, तो अगर मैं अपने सामान को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, चाहे वो गुड्स का हो, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हो, या फिर कहें पर्सन्स का या ह्यूमन का हो। मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव करना है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वहां पे हमें एक स्पीडी नेचर चाहिए ताकि हम बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सके, और एफिशिएंट हो जहां पे हमारी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, और इसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स क्या करता है, निर्भर करता है। एट एवरी स्टेज इन दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम द वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली एनहेंस्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग लेवल आपको दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे प्रोडक्शन दिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहे हैं, कंजम्पशन देख रहे हैं गुड्स का यहाँ पे। तो अलग अलग लेवल पे हमें मटेरियल्स का जो सिग्निफिकेंट एनहेंसिंग दिखता है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेक्स्ट स्टेजेस में या नेक्स्ट पैराग्राफ में दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज, हम ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को 3 डिस्टेंस में क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एक है किलोमीटर, सेकेंड वन इज टाइम, एंड द थर्ड वन इज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, एक बार पहले मतलब को पढ़ लेते हैं, फिर हम इन डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, रूट लेंथ पे डिपेंड करता है। टाइम डिस्टेंस और द टाइम टेकन और कंज्यूमिंग, कि ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है। एंड द थर्ड वन इज cost distance or the expense of traveling on a route
इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप इस इलस्ट्रेशन को एक बार आप ध्यान से देखिए बच्चे। इसमें हमने 3 चीज़ें बताई है जो अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। एक इसमें लिखा हुआ किलोमीटर, टाइम और कॉस्ट। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर बस की बात करें या एयर रूट की बात करें, फ्लाइट की बात करें या ट्रेन की बात करें, अगर ट्रेन का एकदम बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं तो ट्रेन के टिकट को क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? ऑनलाइन टिकट हो या खिड़की वाली टिकट हो, कुछ भी हो, उसमें ध्यान दीजिएगा उसमें हमें कहाँ जाना है। अगर मुझे जलपाईगुड़ी से दिल्ली जाना है तो क्या उसमें डिस्टेंस लिखा हुआ होता है? लिखा हुआ होता है। जलपाईगुड़ी से दिल्ली का कॉस्ट ट्रेन में फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में, स्लीपर क्लास में या जनरल क्लास में क्या होगा? क्या वो कॉस्ट या उसका फेयर भी लिखा हुआ होता है? लिखा हुआ होता है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है ये टाइम डायरेक्टली वहां पे मेंशन नहीं होता है। टाइम को दूसरे तरीके से वहां पे मेंशन किया जाता है जिसे हमें इन्फर करना होता है। जब एक जगह से गाड़ी चलती है तो उसे बोलते हैं डिपार्चर, और जब दूसरी जगह पे वो गाड़ी पहुंच जाती है तो उसे बोलते हैं अराइवल। डिपार्चर और अराइवल, एक स्टेशन जलपाईगुड़ी से अगर डिपार्ट कर रही है और वो दिल्ली में अगर अराइव कर रही है तो जलपाईगुड़ी के डिपार्चर टाइम और दिल्ली के अराइवल टाइम को अगर आप क्या करें, मैनेज करें या उसको अगर माइनस कर दें तो उससे हमें क्या निकल जाता है? टाइम निकल जाता है। तो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस 3 चीज के आधार पे तय होता है। पहली बात किलोमीटर के आधार पे, सेकंड वन टाइमिंग के आधार पे, एंड थर्ड वन कॉस्ट के आधार पे, है ना। कितना दूर जाना है, कितने समय में जाना है, और जाने में हमें कॉस्ट कितना लगेगा या फेयर कितना लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। लेकिन जब हम इसमें गुड्स की बात करते हैं तो किलोमीटर, टाइम, कॉस्ट की बात तो आती ही है, लेकिन इसमें उस गुड्स का वजन भी कई बार जुड़ जाता है। ह्यूमन के संदर्भ में वजन की बात या उसके वेट की बात या वो बल्कि है या बल्कि नहीं है उसकी बात ज़्यादा नहीं आती है यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे गुड्स की बात करते हैं तो इसमें एक और चीज़, उसका वेट या उसका वजन कई बार जुड़ जाता है। चलिए आगे डिस्कशन में आगे बढ़े। यहाँ पे तो यही बताया गया कि ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को 3 भागों में या 3 तरीके से देख सकते हैं, किलोमीटर डिस्टेंस, देन टाइम डिस्टेंस एंड देन कॉस्ट डिस्टेंस। तो इन्हीं 3 बातों को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा बच्चे, आइसोक्रोन। तो आइसो का मतलब होता है कि वैल्यू कई बार बराबर होती है ना, मतलब आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहेड्स, आप लोगों ने क्लास 11 प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये टर्म्स बार बार आते हैं। और यहाँ पे एक टर्म है क्रोन। तो क्रोन का मतलब ही होता है, आप लोग जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्रोनोलॉजी, हायरार्की, तो क्रोन का मतलब ही होता है टाइम जो बताता है, जो समय को बताता है। तो आइसोक्रोन का मतलब क्या? तो आइसो का मतलब सेम और क्रोन का मतलब टाइम। तो आइसोक्रोन लाइन्स आर drawn on a map to joins places equal in terms of the time taken to reach them। इस कंसेप्ट को आप इस इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करिए, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। अब देखिए बच्चे, इसमें हमने एक शहर का, इसमें आपको शहर के मुख्य भाग को ये दिखा रहा है, और बहुत सारे रोड शहर के मुख्य भाग से आपको रेडिएट करते हुए या बाहर कर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को लें, पॉइंट नंबर, अगर इस पॉइंट को लें, एक है ये पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ए से यहाँ तक पहुँचने में या यहाँ से ए तक पहुँचने में, बी से सेंटर तक पहुँचने में, सी से सेंटर तक पहुँचने में, डी से, ई से, एफ से, जी से सेंटर तक पहुँचने में अगर सेम टाइम लगता है, टाइम सेम है, सो इन्हीं सभी कॉमन टाइमिंग सेंटर को मिलाते हुए जो हम एक लाइन खींचते हैं बच्चे, हम इसे ही कौन सी लाइन कहते हैं? आइसोक्रोन लाइंस या समकालिक रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे रखा गया है कि नेटवर्क और एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप है, डिस्टेंस वो किलोमीटर का हो, टाइमिंग का हो, कॉस्ट का हो, तो उसे एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए। तो नेटवर्क का मतलब ही क्या होता है कि जो भी उसमें सेंटर्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, और 2 पॉइंट को या एटलीस्ट 2 सेंटर्स को
कनेक्ट करने वाले जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी कॉरिडोर्स हैं, उनसे जुड़कर या पॉइंट्स और उनके लिंकेजेस से जुड़कर जो हमारा पूरा एक जो सिस्टम डेवलप होता है, हम इसे ही क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। या उसे ही हम लोग कई बार नेटवर्क के साथ साथ हम उसे क्या कहते हैं, उसे नेटवर्किंग भी कहते हैं। अब देखिए लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप different places are linked together to form a network। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है वैसे वैसे सभी पॉइंट्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक पूरा नेटवर्किंग डेवलप करते हैं। अब यहां पे देखिए आगे क्या बताया गया, नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक। तो नेटवर्क में यहां पे दो चीजें कौन कौन सी होती है, नेटवर्क में यहां पे दो चीजें कौन कौन सी होती है, एक होता है नोड्स और एक होता है लिंक्स। इस नोड और लिंक का मतलब समझने के लिए आप इस इमेज को बच्चे एक बार ध्यान से देखिए। इसमें हमने नेटवर्क के बारे में बताया हुआ है और आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिख रहे हैं। नोट का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये देखिए नोट दिख रहा है आपको, ये देखिए नोट्स है, दिख रहा है आपको ये नोट्स, ठीक है। और इन्हीं नोट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले येलो कलर से बने हुए कुछ क्या दिख रहे हैं, लिंक दिख रहे हैं बच्चे। तो नेटवर्क में दो चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, एक आ रहा है नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, और एक होता है लिंक्स जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एज अ नोड क्या करता है, वहां पे कनेक्ट कर रहा है। अब इसको और डिटेल में देखने के लिए आप इसको देखिए। अब देखिए उस बुक में ही नोट्स का ही एक नाम वहां पे यूज किया गया है, वर्टिसेस। क्या यूज किया गया है, वर्टिसेस। और लिंक के लिए जो नाम वहां पे यूज किया गया है उसे क्या बोलते हैं यहां पे, एजेस। तो वर्टिसेस हम लोग कई बार मैथ्स में भी पढ़ते हैं बच्चे। तो वर्टिसेस या वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, अ पॉइंट ऑन एंगल और पॉलीगन दैट टर्मिनेट्स आ लाइन। अब देखिए ये सारे आपको एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर और बेसिक तरीके से समझे बच्चे तो ये भी जितने भी ये दिख रहे हैं ये सारे रोड्स हैं, ध्यान दीजिए बेटा, रोड्स हैं। और जब दो रोड्स के बीच में या रोड्स के बीच में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट शहर, कोई इंपॉर्टेंट सिटी आती है, या दो इंपॉर्टेंट सिटी को हम ऐसा क्या देखते हैं, नोड देखते हैं, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। और उन दोनों इंपॉर्टेंट नोड्स को कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर, लिंक, रेल रूट, रोड रूट कुछ भी अगर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं, या उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। तो आप यहां पे क्या देख सक रहे थे, कई सारे आपको यहां पे येलो कलर के नोड्स या आपको वर्टिसेस दिख रहे हैं। तो ये क्या इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, है ना। इंपॉर्टेंट किसी भी फॉर्म में हो, इंडस्ट्रियल सेंटर हो सकते हैं, टूरिस्ट सेंटर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल सेंटर्स हो सकते हैं, और भी कोई इंपॉर्टेंट सेंटर टाउन या सिटी से जनरली वो हो सकते हैं। तो इसके द्वारा हमने एक पूरा का पूरा नेटवर्किंग सिस्टम यहां पे बताने की कोशिश करी है। अब आप इसको देखिए बेटा कि इस एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट्स अगर अभी तक बने होंगे तो वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जलपाईगुड़ी और एक एग्जाम्पल लिया है अलीपुरद्वार का। तो जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार ये दोनों अपने आप में क्या है, एक नोड्स हैं, और इन दोनों के बीच में एक हाईवे है जिसे हम लोग स्टेट हाईवे कहते हैं, और स्टेट हाईवे की संख्या है 12। तो स्टेट हाईवे अगर इन दोनों नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों इंपॉर्टेंट सिटी सेंटर्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों इंपॉर्टेंट टाउन को कनेक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में जो लिंकेजेस हैं वो इसी रोड के द्वारा SS12 या स्टेट हाईवे 12 के द्वारा बन रहा है। तो इसी से आप नोड्स और लिंकेजेस को या लिंक्स को आप समझ सकते हैं, और यही पूरा एक नेटवर्क सिस्टम के फॉर्म में या एक नेटवर्किंग के फॉर्म में हमारे सामने दिखता है। इसे अगर आप इसमें देखें, सॉरी ये नहीं, आप इसको देखिए तो इसमें आपको बहुत सारे नोड्स और बहुत सारे आपको इसमें लिंक या बहुत सारे वर्टिसेस
और आपको इसमें एजेस दिख रहे हैं। तो जब इकोनॉमी हमारी बहुत डेवलप होती है तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उसी के साथ बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू होता है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ही हम लाइफ लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एरिया एक्सेसिबल है या कोई भी एरिया एक्सेसिबल नहीं है, ये उस एरिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डेवलपमेंट से पता चलता है कि अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप्ड है, वहाँ पे नोड लिंक्स सभी वेल डेवलप्ड हैं, वेल इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप्ड हैं, तो वो एरिया एक्सेसिबल है। और एक्सेसिबल है तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अगर वो एरिया डेवलप्ड नहीं है, वो एरिया अगर इनएक्सेसिबल है या एक्सेसिबल नहीं है, तो वहाँ की इकोनॉमी भी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगी। डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। अ नोड और वर्टेक्स is the meeting point of two or more routes, a point of a origin, a point of a origin, a point of a destination or any sizable town along a route। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप इसको समझिए बेटा, आप इसे देखिए। तो हमने यहां पे नोड्स कई प्रकार के हो सकते। नोड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स लाइक जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दिल्ली, बर्दवान, आसनसोल, कुछ भी। अब नोड एक ओरिजिन के फॉर्म में भी हो सकता है, डेस्टिनेशन के फॉर्म में भी हो सकता है और रूट के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि जलपाईगुड़ी से अगर मैं अलीपुरद्वार के लिए, जलपाईगुड़ी से अगर मैं अलीपुरद्वार के लिए चलता हूं, तो जलपाईगुड़ी से अगर मेरी सफर की शुरुआत हो रही है तो जलपाईगुड़ी क्या है, एज अ ओरिजिन, तो वो क्या होगा, ओरिजिन नोड होगा। लेकिन अगर मुझे जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जाना है तो अलीपुरद्वार अगर मेरा डेस्टिनेशन है तो वो क्या होगा, यहां पे डेस्टिनेशन नोड होगा। डिपेंड करता है कि सफर की शुरुआत कहां से हो रही है। अगर आप अलीपुरद्वार से सफर शुरू करेंगे तो वो ओरिजिन हो जाएगा, जलपाईगुड़ी पहुंचना है तो वो डेस्टिनेशन हो जाएगा। लेकिन कई बार नोड्स ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में एज अ रूट भी होते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जा रहा हूं या अलीपुरद्वार से जलपाईगुड़ी आ रहा हूं और बीच में बहुत सारे ऐसे मैनागुड़ी है, धूपगुड़ी है, जो उन दोनों नोड्स के बीच में जो रूट है, जो लिंक है, उसके बीच में अगर पढ़ रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑन रूट कहेंगे यहां पे। तो नोड तीन प्रकार का हो रहा है, ओरिजिन के फॉर्म में, डेस्टिनेशन के फॉर्म में और रूट के फॉर्म में वो हो सकता है। एवरी रोड दैट ज्वाइंस टू नोड्स इज कॉल्ड लिंक और एच, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया। अ डेवलप्ड नेटवर्क हैज मेनी लिंक्स विच मीन्स दैट प्लेसेस आर वेल कनेक्टेड। आप इसे इस इमेज के द्वारा, जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बच्चे, अब इसके द्वारा इसे समझते। इसमें आपको बहुत सारे नोड्स और बहुत सारे लिंक दिख रहे हैं। और जो जितना ज़्यादा डेवलप होगा, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जहाँ की इकोनॉमी जितना ग्रो करेगा, जितना डेवलप होगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क उतना ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड, वेल कॉम्प्लिकेटेड हमें होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर हमारे ट्रांसपोर्ट को या ट्रांसपोर्ट सर्विस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहां पे देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, एक आता है डिमांड और एक आता है रूट्स। डिमांड कैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। डिमांड में भी बहुत सारी चीजें हैं। पहला है कि इन्फ्लुएंस बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी है, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होगा, उन्हें अपने सामानों को मंगाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें अपने अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए उनका मूवमेंट होगा। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उनका मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, उनका फंक्शन उतना ज़्यादा होगा, और उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को उतने ही बड़े पैमाने पर वहाँ पर डेवलप करना होगा। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन साइज हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बच्चे यहां पे एक चीज और भी ध्यान दीजिए, क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात करें, सर्विसेज की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन भी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग सरकार को ये बोलते हैं कि हमें दार्जिलिंग जाना है, कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन किसी कारण से अगर दार्जिलिंग जाने के रास्ते अभी बने हुए नहीं है या फिर दार्जिलिंग इनएक्सेसिबल है,
तो कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा भी कई बार या कम्युनिकेशन के द्वारा भी कई बार डिमांड ट्रिगर होता है। सिर्फ पॉपुलेशन के साइज से नहीं हो सकता, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो लेकिन उनकी डिमांड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा अगर वहाँ पे डिमांड ट्रिगर होता है, क्योंकि टूरिस्ट की डेस्टिनेशन की बात करें, वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, इन सभी चीज़ों के कारण भी किसी एरिया में डिमांड ट्रिगर हो सकता है। हो सकता है उस एरिया के लोग बाहर ना आ रहे हों, लेकिन बाहर के लोग अगर उस जगह को जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, उस जगह के नेचुरल ब्यूटी को, लैंडस्केप को, क्लाइमेट को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए डिमांड बेशक वहाँ के लोगों के द्वारा ना सही, बाहर के लोगों के द्वारा भी ट्रिगर हो सकता है। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में फिर अब कम्युनिकेशन सर्विसेज का रोल आप देख सक रहे हैं। द सेकेंड वन इज रूट। रूट भी डिपेंड करता है कि डिमांड तो है, लेकिन रूट भी डिपेंड करता है कि रूट हम कब बनाएं, क्यों हम वहां पे रूट डेवलप करें। डिमांड तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि दार्जिलिंग में बहुत लोगों की डिमांड है, लेकिन क्या दार्जिलिंग तक रूट बनाना पॉसिबल है? क्या थ्रू आउट द ईयर वो रूट काम करे, ऐसा करना पॉसिबल है? वो भी बहुत सारी चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? फर्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस। उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो सिटी कहाँ पे लोकेट है, वो विलेज कहाँ पे लोकेट है, वो शहर कहाँ पे लोकेट है। इंडस्ट्रियल सेंटर है, एग्रीकल्चरल सेंटर है, माइनिंग सेंटर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। द सेकेंड वन इज है ना कि रॉ मटेरियल का सेंटर। द सेकेंड वन इज नेचर ऑफ द लैंडस्केप। अगर लैंडस्केप का नेचर कैसा, रिलीफ कैसा वहाँ का, अगर हिली टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है, तो वहाँ पे रूट डेवलप करना बहुत मुश्किल। अगर प्लेन एरिया है, वैली का एरिया है, रिवर साइड है, कोस्टल लोकेशन है, तो वहाँ पे उसको डेवलप करना ज़्यादा ईजी होगा। आप देखिए दार्जिलिंग को देखिए बच्चे, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखिए, मोस्ट ऑफ द हिमालयन स्टेट्स को देखिए, वहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज कंपेयर टू प्लेन एरिया हमें नहीं दिखता। क्यों? डिमांड वहां पे बिल्कुल लोगों का होगा, लेकिन डिमांड के बावजूद भी वहां का लैंडफॉर्म, वहां का रिलीफ या फिर वहां की ज्योग्राफी ऐसी नहीं है कि हम थ्रू आउट द ईयर वर्क करने वाले वैसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या रूट को क्या कर सके, डेवलप कर सके। टाइप ऑफ क्लाइमेट, अगर वहाँ का क्लाइमेट बहुत हैर्श है, बहुत वहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे रोहतांग वगैरह के देखिए बेटा, तो रोहतांग वगैरह में क्या होता है कि कई बार साल के 3 या 4 महीने ही वो रास्ते खुले हुए होते हैं, कई बार वहाँ पे लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेट की बात करें, नेचर ऑफ लैंडस्केप की बात करें, रिलीफ की बात करें, ये भी रूट को बहुत हद तक प्रभावित करता है कि ट्रांसपोर्टेशन रूट वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर है या नहीं है। फंड्स अवेलेबल, रूट बहुत अच्छा बनाना है, डिमांड बहुत अच्छा है, नेचुरल कैलेमिटीज ज़्यादा नहीं है, टेरेन्स ठीक ठाक है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक हमारे पास कैपिटल नहीं होगा, जब तक हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, जब तक हमारे पास पैसे नहीं है, तब तक हम किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन रूट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को क्या करती है, प्रभावित करती है। कौन कौन सी बातें बताइए? फर्स्ट वन इज डिमांड एंड द सेकेंड वन इज रूट। तो ट्रांसपोर्टेशन में इतनी ही बातें। अब अगर टर्सरी एक्टिविटीज़ में अगले एक्टिविटीज़ की बात करें या अगले सर्विस की बात करें, हम उसे ही कहते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, संप्रेषण जिसको कहते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज, ट्रांसमिशन, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट, आइडियाज, आइडियोलॉजीज, थॉट, हम इसे ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या क्या आती है? वर्ड्स, messages, facts, ideas. The invention of writing preserved messages and help to make communication dependent on means of जैसे राइटिंग का आविष्कार हुआ, तो राइटिंग के आविष्कार से बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करना, लिख पाना या लिख कर उन्हें संजोए रखने की क्षमता हमारे धीरे धीरे करके डेवलप हो गई। लेकिन शुरू में कम्युनिकेशन इतना वेल डेवलप्ड वाइड कम्युनिकेशन नहीं था। उसके लिए एनिमल, उसके लिए ह्यूमंस, इवन बर्ड्स तक का समय में यूज़ करता। अभी भी कुछ रिमोट एरियाज में एनिमल की बात करें या बर्ड्स की बात करें, उनको कम्युनिकेटिंग वे के फॉर्म में कई बार यूज़ करते हैं। जैसे हैंड टू हैंड भी होता है एनिमल्स के द्वारा, बोट, रोड, रेल और एयर के द्वारा। दैट इज वाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अब देखिए फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बीच में आपको एक फिर आपको इंटररिलेशन दिख रहा है कि जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है,
रोड की बात करें, रेल की बात करें, इनलैंड की बात करें, ओशनिक की बात करें, एयर सर्विस की बात करें, वो सारे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहलाते? क्योंकि उनके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स, गुड्स हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन लिंक वहां पे क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एफिशिएंट, कम्युनिकेशंस आर इजीली डिसेमिनेटेड। जहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम या नेटवर्क अच्छा होता है, वहां पे हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को भी क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वहां पे सर्टेन डेवलपमेंट्स सच एज मोबाइल टेलीफोनी, सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जब हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया बच्चे, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब वो ह्यूमन के द्वारा हो रहा है, एनिमल्स के द्वारा हो रहा है, बोट के द्वारा हो रहा है, रोड के द्वारा हो रहा है, रेल या एयर के द्वारा हो रहा है, जब तक इस फॉर्म में हो रहा है आपका कम्युनिकेशन, तब तक वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब कम्युनिकेशन वायरलेस हो गया, विदाउट एनी वायर होने लगा, लाइक मोबाइल के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से हो गया, तो उस कारण से या उस स्थिति में कम्युनिकेशन की ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे डिपेंडेंसी अब नहीं रही। कहने का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर बस जा रही है तो बस के द्वारा अगर हम अपने लेटर्स को भेज रहे हैं, लेकिन अब अगर हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा या मेल के द्वारा अगर एक जगह से दूसरी जगह लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या ट्रांसपोर्टेशन मोड लाइक लैंड, वाटर, एयर या बस, रेल, इस पे डिपेंडेंसी अब हमारी नहीं रही। तो यहां पे मॉडर्न वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन है वो अपने लेवल पे ज्यादा डेवलप होता हुआ आपको दिख रहा है। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुल्ली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है कि ठीक है, हमने बताया कि कम्युनिकेशन अब ट्रांसपोर्ट पे डेवलप नहीं रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं, जैसे अगर लेटर की बात करें, पोस्ट कार्ड की बात करें, किसी को कार्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजने की बात करें, अपने फॉर्म को अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में भेजने की बात करते, अगर स्पीड पोस्ट का यूज कर रहे हैं, जनरल डाक का यूज कर रहे हैं, तो वो या तो रेल के द्वारा, रोड के द्वारा या एयर सर्विसेज के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे उनकी डिपेंडेंसी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ये बेशक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल थे वो सस्ते हैं। और अभी के ज़माने पे जो इलेक्ट्रॉनिक मेल आया है, जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग या जो इंटरनेट है, वो थोड़े से महंगे हमारे ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा दिखते हैं। अब आगे यहां पे लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज टेलीकम्युनिकेशन। अब यहां पे देखिए, अभी हमने बच्चे थोड़ी देर पहले किया कम्युनिकेशन, और यहां पे एक टर्म आ रहा है टेलीकम्युनिकेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टेली का मतलब ही होता है बच्चे कि ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर बहुत ज़्यादा दूरी से किसी को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दूरी से अगर कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए हमें या तो प्रिंट डिवाइस या तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की हमें क्या लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। और टेलीकम्युनिकेशन को हम कई बार इन शॉर्ट टेलीकॉम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीकॉम। तो टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पे मतलब देख लें, टेलीकम्युनिकेशन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर significant distance by electronic means and refers to all types of voice, data and video transmission। मैं फिर बता रहा हूं, टेलीकम्युनिकेशन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर significant distance by electronic means and refers to all types of voice, data and video transmission। The use of टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पे ही इसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है। इसने पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया, रेवोल्यूशनाइज किया, क्योंकि इसके द्वारा जो भी मैसेजेस की जो डिलीवरी होती है वो बहुत ही फास्ट डिलीवरी होती है। अगर आप किसी को व्हाट्सएप से मैसेज करें, मेल करें, तो अगर नेटवर्क बहुत ही अच्छा है तो सेकंड भी नहीं लगता है मैसेज को डिलीवर होने में या सेंट होने में। द टाइम रिड्यूस्ड इज फ्रॉम वीक्स टू मिनट, इवन सेकेंड में हो जा रहा है। एडवांसमेंट लाइक मोबाइल टेलीफोनी हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस, या इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं। डायरेक्ट मैंने क्या हुआ कि एक तो हम लोग सीधे डायरेक्ट भेज सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस का मतलब, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपको इमीडिएटली आप वहां पे मैसेज भेज सकते हैं एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर।
किसी भी समय भेज सकते हैं, किसी भी जगह से भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, यहाँ पे नेटवर्क अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का एक फेवरेबल सपोर्ट वहाँ पे होना चाहिए। अगर नेटवर्क खराब है तो कई बार हमारा मैसेज सेंड नहीं होता है, कई बार वो मैसेज डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए कम से कम। द टेलीग्राफ, मॉर्स कोड एंड द टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट। टेलीग्राफ की बात करें, मॉर्स कोड की बात करें, टेलेक्स की बात करें, ये सारे ट्रेडिशनली आप बोल सकते हैं कम्युनिकेटिंग डिवाइस थे, लेकिन चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, है ना, और इस कारण से भी इनको अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब आगे देखें, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में और भी बहुत सारे यहाँ पे डिवाइसेस को और बहुत सारे टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा रहा है। रेडियो, टीवी, टेलीविजन ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज़, pictures and telephone calls to vast audiences around the world and hence they are called mass media। बच्चे यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बेटा, मीडिया। मीडिया एक टर्म होता मीडियम, है ना, तो मीडियम का जो प्लूरल है हम उसी को क्या बोलते हैं, मीडिया कहते हैं। तो मास मीडिया, मास का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। अगर हम मैसेज कर रहे हैं और मैसेज अपने फ्रेंड को कर रहे हैं तो 1 to 1 या 1 to मैक्सिमम 10, 20, 50, 40 हो सकता है। लेकिन अगर मैं मैगजीन निकालता हूं, अगर मैं पेपर निकालता हूं, अगर मैं पत्रिका निकालता हूं, अगर मैं कोई अपना चैनल, न्यूज़ चैनल शुरू करता हूं, अगर मैं अपना कोई एंटरटेनिंग चैनल शुरू करता हूं और उसके द्वारा मैं पॉपुलेशन के बहुत बड़े लोगों को या बहुत बड़ी संख्या को उसके द्वारा अगर मैं एड्रेस करता हूं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। इसमें प्रिंट मीडिया भी हो सकता है लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है लाइक न्यूज़ चैनल्स वगैरह की बात करें। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेन। अब एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेन में दोनों हो रहा है। मास मीडिया के द्वारा हम लोग एंटरटेन भी करते हैं, कई बार हम लोग ये कॉमेडी शो वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं, थिएटर वगैरह जाते हैं, तो दे ऑल आर द मीडियम्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या कि अगर मैं बोलूं कि दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है, घूमने वाली जगह, और हम लोग कभी दार्जिलिंग गए नहीं है, तो दार्जिलिंग के बारे में हमें पता कैसे चला, एडवर्टाइजिंग के द्वारा। लेकिन वो एडवर्टाइजिंग आया कहाँ पे, रेडियो में आया, टेलीफोन में किसी ने हमें बताया, या फिर न्यूज़पेपर में आया, या हमने इलेक्ट्रॉनिक या न्यूज़ चैनल में देखा। तो यहाँ पे कौन सी बातें बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि इन सभी के द्वारा हम तक अगर मैसेज आ रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा, तो हम उसे ही टेलीकम्युनिकेशन या उसे ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की कैटेगरी में क्या करते हैं, हम शामिल करते हैं। न्यूज़पेपर आर एबल टू कवर इवेंट्स इन ऑल corners of the world. Satellite communication relays information of the earth from space. The internet has truly revolutionized the global communication। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे थोड़ी देर पहले का आया था इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, आया था सॉरी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। तो आप लोग एक टर्म यूज करते ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म पता है, ईमेल को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कई बार हम उसे कहते हैं। एक टर्म यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट। तो इंटरनेट का मतलब ही होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्किंग। यहाँ पे तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर जो बढ़ रहे हैं, जो हमारे टर्सरी एक्टिविटी में हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें है सर्विसेज या सेवाएं। अब सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, सर्विसेज अकर एट मेनी डिफरेंट लेवल। कई डिफरेंट लेवल पे होता है, बेसिक लेवल पे होता है, एडवांस लेवल पे भी सर्विसिंग हमें देखने के लिए मिलती है। सम आर गियर्ड टू इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए होते हैं, कुछ इंडस्ट्री और लोग दोनों के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लो ऑर्डर सर्विसेज सच एज ग्रोसरी। अब लो ऑर्डर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जहां पे सर्विसिंग की क्वालिटी थोड़ी कम होती है, उसमें उतने हाई लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं होते, लाइक ग्रोसरी शॉप्स, लॉन्ड्रीज are more common and widespread than high order services or more specialized ones like those of accountants, consultants, फिजिशियन। अब देखिए, जो लॉन्ड्रीज की बात करें, ग्रोसरी की बात करें, वो लो लेवल सर्विसेज क्यों, क्योंकि उसमें उतने हाई लेवल पे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर नहीं करना पड़ता, लाइक अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस। तो यहाँ पे अकाउंटेंट को देखें, कंसल्टेंट को देखें, फिजिशियंस को देखें, तो यहाँ पे इनका जो सर्विस प्रोवाइडिंग है वो ज़्यादा हाई लेवल का होता है, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल सर्विसेज ये देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके द्वारा जो लोगों की हैंडलिंग है वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू
इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम। हमने सर्विसेज में टर्सरी एक्टिविटीज की शुरुआत में बताया था कि प्रोडक्शन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है, लेकिन एक्सचेंज वो तब हो रहा है जब उसके बदले में हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। हम लोग कुछ वहां पे क्या करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, या फिर हमारा वहां पे थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर, द लॉन्ड्रर्स एंड द बार्बर डू प्राइमरीली फिजिकल लेबर। अब देखिए सर्विसेज में भी कुछ ऐसा है जहां पे फिजिकल लेबर ज्यादा, उन्हें अपने हाथ से या अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करके चीजों को वहां पे ज्यादा करना पड़ रहा है। टीचर, लॉयर्स, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस एंड अदर परफॉर्म मेंटल लेबर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा अंतर समझिए बेटा, एक जगह फिजिकल लेबर ज्यादा है और एक जगह मेंटल लेबर ज्यादा है। अगर गार्डनर की बात करें, वो अगर पूरे गार्डन में घूम घूम के जितने भी जो अननेसेसरी जो वीड्स हैं उसको कट कर रहा है। लॉन्ड्रर्स की बात करें, वो हमारे कपड़े की सफाई कर रहा है, वो अगर हमारे कपड़े की अलग अलग प्रकार की चीज़ों का कर रहा है तो वहाँ पे वो फिजिकली इन्वॉल्व ज़्यादा है। लेकिन एक टीचर की बात करें, टीचर फिजिकली है लेकिन वो अपने दिमाग का, अपने आइडियाज़ का, अपने नॉलेज का वो वहाँ पे यूज़ ज़्यादा कर रहा है। लॉयर की बात करें तो लॉयर का मतलब ही होता है एडवोकेट, और एडवोकेट का मतलब एडवोकेसी थॉट्स के साथ, लॉजिक के साथ, इंटरप्रिटेशन के साथ वो करता है वहाँ पे। फिजिशियंस की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, म्यूजिशियन की बात करें तो यहाँ पे आपको उसका मेंटल वर्क इन्वॉल्व ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसके पहले वाले में उसका फिजिकल वर्क इन्वॉल्व ज़्यादा दिख रहा है। सर्विसिंग दोनों है, एक जगह फिजिकली इन्वॉल्व सर्विसिंग ज़्यादा है, एक जगह मेंटली इन्वॉल्व सर्विसिंग आपको ज़्यादा दिख रही है बच्चे। आगे बढ़ें। मेनी सर्विसेज हैव नाउ बीन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है कि उनको टैक्स देना पड़ता है, उस सर्विसेज से जुड़ी हुई चीज़ों को, उसका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड उसका ह्यूमन होता है, वो सिस्टमेटिक ज़्यादा होता है ना, ये होता है रेगुलेट। मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, हाईवे बनाना, उसको मेंटेन करना, ब्रिज बनाना, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स एंड सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड customer care services among the important services most often supervised or performed by government or कंपनीज। अब देखिए बच्चे, अभी थोड़ी देर में एक आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल का कैटेगराइजेशन। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसको रेगुलेट किया जाता है, जिसको वेल मैनेज तरीके से उसको क्या किया जाता है, उसको प्रोसीड किया जाता है, उसके पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज, जैसे अगर हम लोग बाबर की बात करें या फिर अगर हम लॉन्ड्रर की बात करें, गार्डनर की बात करें, तो वो उतने ऑर्गेनाइज एज कंपेयर टू फिजिशियन, डॉक्टर्स, टीचर्स, है ना, एडवोकेसी, उतने नहीं दिखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है कि कस्टमर केयर की बात करें और भी अलग अलग प्रकार के हाईवे बनाने की बात करें, ब्रिज बनाने की बात करें, तो वहां पे पूरा का पूरा एक, जैसे आप लोगों ने डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा पीडब्ल्यूडी, है ना, पीपल्स वर्किंग डिपार्टमेंट जो भी है, तो वहां पे लोक निर्माण विभाग जिसको कहते हैं हम लोग, तो वहां का जो एक सर्विसिंग है और एक जो बार्बर की सर्विसिंग है, दोनों की सर्विसिंग में जमीन आसमान का, दोनों सर्विसिंग है, लेकिन एक जगह ऑर्गेनाइज ज़्यादा है, एक जगह ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक जगह उतना ऑर्गेनाइज हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे आगे बढ़ें। टेलीकम्युनिकेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई। प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरीली, जैसे हेल्थ केयर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अब देखिए बेटा, रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है, जो एंजॉयमेंट के लिए होता है, और एंटरटेन का मतलब क्या होता है, एंटरटेन में भी एक प्रकार का एंजॉयमेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे है, मार्केट में हम किस प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट की बात करें, मल्टीप्लेक्स की बात करें, मॉल्स की बात करें, ये सारी चीज़ें लोकेशन वाइज होती है। और यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि द मेन बिजनेस एंड कमर्शियल एरिया ऑफ अ टाउन और सिटी। किसी भी टाउन और सिटी का जो सबसे मेजर बिजनेस हब एरिया होता है, जो सबसे मेजर एरिया, से जलपाईगुड़ी के संदर्भ में देखें तो दीन बाजार बोल सकते हैं आप, कदमतला बोल सकते हैं आप, जो सबसे बड़े पैमाने पे उसके बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, हम उसे ही क्या बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। Where a golf course would choose a site where land costs are lower than in CBD। अब देखिए, जब CBD में
बिजनेस एक्टिविटी बहुत बड़े पैमाने पे होगी तो सीबीडी ही किसी भी शहर का सबसे महंगा एरिया, अगर अगर दिल्ली में चांदनी चौक की बात करें, कनॉट पैलेस की बात करें, तो वो वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, तो वो सबसे महंगे एरियाज में से एक है। लेकिन जहाँ पे हमें गोल्फ कोर्स बनाना, जहाँ पे हमें खेल कूद एंटरटेन के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए, तो वहाँ पे ग्राउंड के लिए हमें कोई खुला एरिया चाहिए जहाँ पे लैंड का कॉस्ट थोड़ा कम हो, क्योंकि सीबीडी जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे लैंड बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज के लिए आपको अलग अलग लोकेशन दिख रहा है। अगर आपको मल्टीप्लेक्स में जाना है, अगर आपको एंटरटेन के लिए मूवी थिएटर वगैरह में जाना है या मॉल में जाना है, तो शहर के मुख्य एरिया में जाना पड़ेगा जो सीबीडी हो सकता है। लेकिन अगर आपको गोल्फ खेलना है या और भी कोई अगर आपको आउटडोर एक्टिविटी अगर एंजॉय करनी है, तो उसके लिए आपको कोई ओपन एरियाज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट में किलोमीटर डिस्टेंस, हमने टाइम डिस्टेंस, कॉस्ट डिस्टेंस को यहाँ पे किया, नोट्स का मतलब क्या है, लिंक का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन को हमने यहाँ पे ब्रीफ में इंट्रोड्यूस किया। अगले वीडियो में हम इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल सेक्टर के साथ ही हम यहाँ पे सर्विसेज में टूरिज्म और भी अलग अलग सर्विसेज को डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतनी ही बातें बच्चे। आई होप इस वीडियो में जो भी डिस्कशन के पॉइंट्स रखे गए हैं उसके द्वारा आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। थैंक यू सो मच ऑल।